हेलो एवरीवन, वेलकम टू L2A क्लासेस। आज हमारी आपकी डेट है 30 अप्रैल। तो देखते हैं आज ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड देखेंगे कि आज कौन सा प्लेस न्यूज में आया और एट द एंड वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इन बिटवीन आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कहीं भी डाउट रहे ना, जस्ट आस्क योर डाउट इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के अपने सेशन को। तो देखिए पहला आर्टिकल जो है यहाँ पर, जैसे आपने हमारा जीएस पेपर 1 देखा है, उसमें आपके जनरली जो टेम्पल हैं, जो फेस्टिवल्स हैं, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक में। नाउ उसी के पर्पस से हमारा ये आर्टिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जहां पर देखिए किस चीज के बारे में बात करी गई है। यहाँ पर पर्टिकुलरली मदुरई रीजन में आपके एक लॉर्ड हैं जिनको वहां के लोग बहुत ज्यादा मानते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने एंटर किया है अभी वैगई रिवर एज अ पार्ट ऑफ चैत्रानी फेस्टिवल इन मदुरई। मदुरई इज द वेरी वेरी फेमस प्लेस। ठीक है, तो लॉर्ड क्या है, लॉर्ड जो है जिनको वहां के लोग बहुत ज्यादा मानते हैं वो है काला जग्गर। ये एक नाम है वहां के लोकल डाइटी का जिसको वहां के लोग पूछते हैं। तो इन्होंने अभी एंटर किया है इस पर्टिकुलर फेस्टिवल में, इस रिवर के पास जो ये हमारा प्लेस है। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं इसके पूरे बैकग्राउंड को। उसके लिए पहले समझते हैं व्हाट इज एक्चुअली चैत्राइन फेस्टिवल, ये होता क्या है। तो जो ये आपका फेस्टिवल है ना, एक एनुअल रिचुअल है, हर एक साल आपकी मनाई जाती है अलग अलग टेम्पल में, जो कि कहाँ पर है, मदुरई में। तो क्या होता है जब आपका ये फेस्टिवल होता है, यहाँ पे 1000 ऑफ डिवोटी जो हैं हर एक जगह से आपके आते हैं और विटनेस करते हैं सेरेमोनियल एंट्री इन दी वैगई रिवर। तो नाउ वैगई रिवर इन न्यूज आई है, तो यूपीएससी आपसे ज्योग्राफी में पूछेगा कि वेयर इज एक्चुअली वैगई रिवर इज लोकेटेड और क्या इसके सराउंडिंग फेमस चीजें हैं, किसकी ये मेन ट्रिब्यूटरी है। तो आपको उस चीज को अपने स्टैटिक और अपने एग्जाम से कनेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है इस फेस्टिवल में, ये फेस्टिवल जो है ये आपका मर्जिंग करता है नैरेटिव ऑफ लॉर्ड कजरंगा, जिसको ये लोग आपका मानते हैं, एंड गॉडनेस मीनाक्षी मैरिजेस। तो ये माना जाता है कि यहाँ पर ये चीज होती है, उसी के उस पे एवरी ईयर ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। होल्ड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड प्रमोट दी हैरेमनी। तो हिस्टोरिकल टाइम से चीजें चलती आ रही हैं, तो एवरी ईयर एनुअली इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ये पर्टिकुलर टेम्पल, अलग अलग टेम्पल है कहाँ पे। अगर आप देखेंगे ना तो साउथ में, मैंने आपको बताया था टेम्पल आर्किटेक्चर में इंडिया में दो ही फॉर्म ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है। नॉर्थ में जितने भी आर्किटेक्चर हैं वो हैं आपके नागारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, और नीचे साउथ में आपको जितने मिलेंगे वो हैं आपके द्रविडिया स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, तो अब ये टेम्पल आपका कहाँ पर लोकेटेड है, इन दी सदर्न पार्ट मदुरई। मदुरई कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु में है, जो कि ये जो टेम्पल है वो सिचुएटेड है आपका अलगर हिल्स के ऊपर। तो यहाँ पर कौन सा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होगा, आपको समझाया, सदर्न में जो आर्किटेक्चर है दैट इज नोन एज दी द्रविडिया आर्किटेक्चर। तो ये द्रविडिया आर्किटेक्चर की एक खासियत ये है कि ये पूरे के पूरे ना आपके एक लार्ज स्टोन से ही कट करके ये आर्किटेक्चर आपका बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, वन ऑफ द लॉर्ड विष्णु के 108 108 एबोव्ड हैं जो कि रिवर करते हैं काला जंगर को। यहाँ पर आपको इनक्लोज फ्रंटियर वॉल्स मिलेंगी और कुछ 6 कॉरिडोर्स है इसके, जो कि मेंशन है तमिल एपिक्स में। तो तमिल एपिक्स में इसके बारे में कुछ बताया गया है कि इस टेम्पल में आपके 6 एंटर्स हैं, जिसको हम लोग कहते हैं शिल्प पादिकर्म एंड अलवर सीन्स। इनमें इस टेम्पल के बारे में बताया गया है क्या इसकी खासियत है। ये जो टेम्पल है, मंडपम पिलर जो है, ये शोकेस करता है नागारा आर्ट स्टाइल, एडिंग टू द हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चर सिग्निफिकेंस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वैगई रिवर के बारे में जो यहाँ पर न्यूज में आई है। तो देखिए ये ओरिजिनेट होती है आपकी वेस्टर्न घाट से। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पार्ट आपका ईस्टर्न घाट, दिस वन इज वेस्टर्न घाट। जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको हम लोग कहते हैं आपका नीलगिरी, जहां पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट हमारे मिलते हैं। तो ये वैगई रिवर आपकी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वैगई रिवर आपकी ओरिजिनेट होती है वरुसदन हिल, जो कि आपके वेस्टर्न घाट में है। ठीक है, ये फ्लो करती है पांड्या नाडु से और तमिलनाडु से, और अप्रोक्सीमेटली 258 किलोमीटर्स तक आपकी ये चलती है, और अल्टीमेटली ये आपकी नीचे जाके पाल्क स्टेट इज बॉर्डर बिटवीन दी इंडिया एंड श्रीलंका। और एक तरह का ये पद्मन ब्रिज है जो कहाँ पर मिलेगा आपको, रामानतमपुरम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो वहां तक आपकी जाती है, फिर उससे ये रिवर आपकी मिल जाती है। तो वैगई जो है ये होल्ड करती है एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, एज जो है ये आपकी फ्लो करती है मदुरई से। मदुरई क्या है, मदुरई आपकी कैपिटल सिटी है किसकी, पांड्या किंगडम की। ठीक है, एंड मेंशन है कहां पर इसके बारे में, संगम लिटरेचर के उसमें इस चीज के बारे में बताया गया है।
ठीक है, तो क्लियर है कहाँ पर है वैगई रिवर, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ध्यान रखना। वैगई रिवर दिकिनास की ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न घाट से, तो आपको ध्यान रखना है ये ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से, बरसुदन हिल से, और आफ्टर अ टाइम थोड़ा एंटर करने के बाद पाल्क स्ट्रेट से मिलके ये आपकी चले जाती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो एज वी ऑल नो कि अभी जो है हमारे लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, तो अलग अलग कम्युनिटी जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो उसी सेशन में हमारी एक कम्युनिटी जो है वो न्यूज में आई है, जो है इन्होंने फर्स्ट टाइम ब्रू वोटर्स, तो ब्रू वोटर्स जो है इन्होंने एक्सरसाइज किया है अपनी फ्रेंचाइजी को त्रिपुरा के लोकसभा इलेक्शन में। ये आपकी एक ट्राइबल कम्युनिटी है। ठीक है, तो ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में मैंने आपको बताया था, मोस्ट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज आर अनटच, मतलब वो अपने आप को मेन स्ट्रीम सोसाइटी से नहीं जोड़ती हैं। आपको समझाया था ऐसी ऐसी ट्राइबल को हम लोग कहते हैं पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो अब जो ये कम्युनिटी है ना, ये ब्रू कम्युनिटी, इसने पहली बार लोकसभा इलेक्शन में आपके पार्टिसिपेट किया है। तो ब्रू वोटर्स जो है त्रिपुरा कास्ट के, इन्होंने वोट किया है लोकसभा इलेक्शन में, जो कि इनका फर्स्ट पार्टिसिपेशन है इस एमपी इलेक्शन के लिए। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। आप देखिए यहाँ पे कुछ फीमेल्स आपको अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ देखने को मिल रही हैं। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं ब्रू कम्युनिटी के बारे में। नाउ देखिए नास की कहाँ से बिलोंग करती है, कौन से स्टेट में ये है। तो ब्रू वोटर्स जो है ये आपको त्रिपुरा में देखने को मिलेंगे, जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोकसभा इलेक्शन में फर्स्ट टाइम। ये आपके प्रीवियसली वोट किया था ओनली इन द असेंबली इलेक्शन, इससे पहले इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने लोकल असेंबली इलेक्शंस में ही पार्टिसिपेट किए हैं, लोकसभा के इलेक्शन में इन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं किया है। ये जो वोटर्स हैं ये रिसेटल्ड होते हैं फ्रॉम द रिलीफ कैंप, कास्ट करते हैं अपने बैलेट्स को इन द वेरियस पोलिंग स्टेशन अक्रॉस द स्टेट। तो हर एक जगह पे स्टेट में अलग अलग जगह पे आपके ये स्टेशंस बनाए जाते हैं, जहां पर लोग आके अपना वोट देते हैं। तो उन्हीं के लिए यहाँ पर बताया है कि इस पर्टिकुलर स्टेट में भी अलग अलग जगह पे स्टेशंस बनाए गए हैं, जहां पर एक कम्युनिटी के मेंबर आके अपने वोट देते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में। तो हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो ये कम्युनिटी जो है ये आपको मिजोरम, त्रिपुरा और कुछ पार्ट सदर्न असम में देखने को मिलेगी। त्रिपुरा में जो है ये रिकॉग्नाइज है एज द पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो मैंने आपको समझाया था एक ट्राइबल ग्रुप वो हैं जो आज अपने आप को मेन स्ट्रीम सोसाइटी से जोड़ चुके हैं, बहुत सारे जॉब्स में भी आपको वो अच्छी पोस्ट पे देखने को मिलेंगे। बट जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं आज भी इंडिया में अपने आप को मेन स्ट्रीम सोसाइटी से कनेक्ट नहीं करते हैं। तो ये कहाँ पर है, ये त्रिपुरा के पीवीटीजीज में आते हैं, इंपॉर्टेंट इसीलिए और ज्यादा हो जाते हैं। तो ये आपका इनका प्रॉब्लम क्या है जो ये लोग जुड़ते नहीं है, एथनिक कन्फ्लिक्ट की वजह से जो 1997 में हुए थे, जिसमें 30,000 जो ब्लूफिट मिजोरम्स हैं, बहुत सारे रेफ्यूजीज हैं जो त्रिपुरा में, ये लोग इसीलिए अपने आप को जोड़ना नहीं चाहते हैं। बट 2020 में क्या हुआ, आपका क्वाड्रिपेट्राई एग्रीमेंट हुआ, जिसमें ये साइन किया गया कि ये फैसिलिटेट करेंगे परमानेंट सेटलमेंट इन त्रिपुरा में, और इन्वॉल्व हुआ यहाँ पे आपका कौन, सेंटर, और त्रिपुरा एंड मिजोरम की जो गवर्नमेंट है वो ब्रूस को जो है, ब्रू कम्युनिटी को जो है वो रिप्रेजेंटेटिव देगी। ठीक है, इसीलिए इन्होंने आपके अभी पार्टिसिपेशन किया है इलेक्शन में। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए क्या है, स्टडी वांट ऑफ डिक्रीजिंग ट्रेंड इन दी सोलर रेडिएशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। आपको मैंने पिछली बहुत सारी क्लासेस में बताया कि अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, लाइक विंड एनर्जी, आपको समझाया सोलर एनर्जी, हाइड्रो वाटर एनर्जी। ठीक है, तो अभी जो हमारी गवर्नमेंट है वो बेसिकली किस चीज की तरफ फोकस कर रही है, सोलर एनर्जी के लिए। तो मैंने आपको बताया था सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया में सोलर पैनल्स आपके लार्ज अमाउंट में स्टैब्लिश करे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है एरोजोल्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं किसको, सनलाइट को, और डिफ्लेक्ट करते हैं बहुत सारे अलग अलग ग्राउंड्स पे, और ये जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं, फॉर्म करते हैं डेंस क्लाउड का, एंड अगेन ब्लॉक कर देते हैं किसको, सनलाइट को। तो अभी क्या हुआ है, यहाँ पर हमारा न्यूज में आने का रीजन ये है कि हमें यहाँ पर डिक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिला है सोलर रेडिएशन के लिए, जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है इंडिया में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके ऊपर। तो सोलर रेडिएशन जो है ये अवेलेबल है फॉर द इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन इन इंडिया एज अ डिक्रीजिंग एट्रीब्यूट टू इंक्रीज एरोजोल लोड एंड क्लाउडिंग। जो मैंने आपको बताया एरोजोल जो है यहाँ पे न्यूज में जो टर्म आया है, ये क्या कर रहा है, ये सनलाइट को ट्रैप कर दे रहे हैं, क्लाउड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे सोलर एनर्जी से जितनी एनर्जी जनरेट होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। ठीक है, चलिए और रीजंस क्या बताएं। देखो साइंटिस्ट और जितने भी हमारे आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने ये सजेस्ट किया है कि हमें
और ज्यादा एफिशिएंट सोलर पैनल को हमें स्टैब्लिश करना पड़ेगा, काउंटर करना पड़ेगा इस चीज को रोकने के लिए। अब ये तो आपके एरोजोल तो एब्जॉर्ब कर दे रहा है, तो अब हम क्या करें? इसके कंक्लूजन में आईएमडी ने ये सजेस्ट किया है कि आप क्या करिए, आप ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा सोलर पैनल्स को लगाइए। ये एनालिसिस बेस्ड है ऑन द डाटा ऑफ 13 स्टेशंस के, जो आपका 1985 से लेके 2019 तक डाटा लिया गया, उसमें एनालिसिस किया गया और ये शो किया गया कि यहाँ पर हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है फोटोवोल्टिक कंपाउंड्स में। पोटेंशियल सोर्स जो कि बहुत सारे लोकेशंस पे था, जहाँ पे जो एक्सपेक्ट था कि इतनी एनर्जी वहां से जनरेट होगी, बट वहां पे हमें डिक्रीमेंट देखने को मिला है। ठीक है, रीजंस मैंने आपको बताए। तो अगर हम इंडिया के सोलर एनर्जी कैपेसिटी की बात करें, ये आपका अप्रोक्सीमेटली 81 गीगावाट है, जिसका पोटेंशियल जो है वो कितना है? 748 गीगावाट पीक है। कंट्री का जो रैंक है वो 5th है ग्लोबल लेवल पे सोलर कैपेसिटी में। ये जो इनिशिएटिव्स है, यहाँ पर आपको पीएलआई स्कीम्स देखने को मिलेगी जो गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है। इसके अलावा सोलर पार्क स्कीम भी था, जिसका मेन एम था कि हमें प्रमोट करना है सोलर पावर को। तो आप सोचिए, इंडिया वर्ल्ड में 5th नंबर पे है। अगर हम इसको और ज्यादा लेवल पे, मास लेवल पे हम और ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, तो आने वाले टाइम में इंडिया और भी अच्छे रैंक पे पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। देखो, नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाट आर एंटी हिस्टामिन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका बायो का एक टर्म है, तो आपने अपने GS3 के सिलेबस में देखा होगा। साइंस एंड टेक में स्पेसिफिकली दे मेंशन दी डिजीजेस, हेल्थ एंड इश्यूज। तो एंटी हिस्टामिन क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए क्या है एंटी हिस्टामिन जो है, ये क्या है? ओवर द काउंटर ड्रग है जो कि यूज करे जा रहे हैं ट्रीट करने के लिए। किस चीज की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए? एलर्जिक रिएक्शन, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा छींकें आने लगी हैं, इचिंग हो रही है, तो उस चीज को काउंटर करने के लिए एंटी हिस्टामिन जो है हम लोग लेते हैं। तो ये आपका क्या कर रहा है? जब हम एंटी हिस्टामिन ले रहे हैं तो ये वर्क जो है ब्लॉक कर दे रहा है हिस्टामिन रिसेप्टर का बॉडी में। अब आप सोचिए, हिस्टामिन की जरूरत क्यों पड़ती है आपकी बॉडी में, अभी समझेंगे। आप इसी के अगेंस्ट एंटी हिस्टामिन ले रहे हैं, तो ये क्या करेगा? ये हिस्टामिन के फंक्शन को कंट्रोल करेगा ना, उसको क्या करेगा? ब्लॉक करेगा इसके रिसेप्टर्स को, तो आपकी बॉडी में कुछ और इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखो वही चीज हो रही है। हिस्टामिन एक्चुअल में क्या है? ये एक की मीडिएटर्स होते हैं जो कि एलर्जी और इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून कंडीशन हो जाती है, ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है? जब हमारी खुद की बॉडी की जो सेल है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाती हैं। हमारी बॉडी में टी सेल ऐसी होती हैं जो सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिस्क्रिमिनेशन का काम करती हैं। और उसके अलावा क्या हो रहा है? गैस्ट्रिक एसिड्स में सिक्रेशन हो रहा है एंड हेमेटोपोएसिस हो रहा है। हेमेटोपोएसिस का मतलब होता है अनकाउंटरेबल सेल ग्रोथ। तो ये जो है ये रिलीज कर रहा है रिस्पॉन्स टू दी वेरियस फैक्टर, जिसकी वजह से इन पर्सन में क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है? बहुत ज्यादा एलर्जन हो रहे हैं, अंदर ही अंदर फिजिकल इंजरी हो रही है। मोस्ट ऑफ द हिस्टामिन जो है ये स्टोर होते हैं आपके मास्ट सेल में और बेसोफिल्स में। ठीक है, अब हिस्टामिन का काम क्या होता है? देखो, हिस्टामिन जो है ना हमारी बॉडी में, ये बाइंड करते हैं डिफरेंट रिसेप्टर के साथ। जैसे आप ऐसे ध्यान रखिए, एक पर्टिकुलर लॉक की एक पर्टिकुलर की होती है, वैसे ही हमारे एक पर्टिकुलर रिसेप्टर के लिए एक रिसेप्टिव बाइंडिंग साइट होती है, जहां पर जाकर वो रिसेप्टर आपका बाइंड करता है और अपना रोल प्ले करता है। ऐसे ही हिस्टामिन किसके साथ बाइंड करता है? हिस्टामिन आपका बाइंड करता है H1, H2, H3 और H4 में, जो कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे हमारी बॉडी में लोकेटेड है, जो ट्रिगर करते हैं किस चीज के? बेसिकली एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए। एंटी हिस्टामिन जो हैं ये टारगेट करते हैं इन रिसेप्टर्स को और एलिवेट करते हैं एलर्जी के सिम्टम्स को। तो अभी जो ऑनगोइंग हमारी रिसर्च चल रही है उसमें ये फोकस किया गया है कि हमें स्पेशलाइज्ड ड्रग्स की जरूरत है ताकि हम टारगेट कर सकें H3 और H4 के रिसेप्टर्स को, जो कि ट्रीट करता है आपका न्यूरोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज हिस्टामिन। चलिए अब बात करते हैं मैपिंग को लेके कि आज कौन सा प्लेस न्यूज में आया है। तो आज जो प्लेस हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका नीदरलैंड। अब नीदरलैंड क्यों न्यूज में आया? देखिए, अभी यहाँ पर सेल्फ ब्रिड जो कोरल्स हैं वो आपके फ्रॉम दी वर्ल्ड कोरल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है, इसने ऐड किया है यूरोप लार्जेस्ट रीफ इन बर्गर जूस, ये नाम है उस प्लेस का, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? नीदरलैंड में लोकेटेड है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? बर्गर जू जो कहाँ पर है? वर्ल्ड कोरल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ने यहाँ पे बताया है कि यूरोप का जो लार्जेस्ट रीफ है वो हमें यहीं पर देखने को मिलेगा, और ये प्लेस आपका लोकेटेड है नीदरलैंड में, जो ये ऑफर कर रहा है होप अमाइंड द डिक्लाइनिंग कोरल पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड। तो ये बता रहा है कि मे बी वर्ल्ड वाइड लेवल पे कोरल की जो पॉपुलेशन है वो आपकी क्या होगी? डिक्लाइन होगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रिसेंटली
26 वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस ने को होस्ट किया था वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल को, जिसमें ये कंक्लूड आया था रोटरडम, जो कि नीदरलैंड में ही हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल। तो वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल आपकी स्टैब्लिश करी गई है इन द ईयर ऑफ 1923 में। यहाँ पर यूएन एक्सलेशन नॉन प्रॉफिट ग्लोबल एनर्जी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसको किया था। इसका बेसिक एम था कि ये फैसिलिटेट करेगा, एक्सेस करेगा क्लीन और एफोर्डेबल और रिलायबल एनर्जी को, ताकि इंप्रूव कर सके लाइव और सस्टेनेबल प्लैनेट्स को। अगर बात करते हैं 3000 मेंबर जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के अराउंड दी 90 कंट्री, इन्होंने डेवलप किया प्रैक्टिस सॉल्यूशन एंड ब्रिंग दी टुगेदर अ नेटवर्क ऑफ ग्लोबल एनर्जी ट्रांजेक्शन लीडर एंड प्रैक्टिशनर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नीदरलैंड कहाँ पर लोकेटेड है। नीदरलैंड आपकी कंट्री है जो कि नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है। ठीक है, ये बॉर्डर करती है किस किस के साथ, जर्मनी के साथ ईस्ट से, बेल्जियम के साथ साउथ से और नॉर्थ सी के साथ कोस्ट लाइन बनाती है। डच यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें वेस्ट फ्रांस और फिशरलैंड के बारे में बताया। जो नेम है ना यहाँ का नीदरलैंड, ये रिफर करता है लो एलिवेशन अबाउट विथ 26% बिलो द सी लेवल, और रिक्लेम करता है एज अ पोल्डर सिंस द 14th सेंचुरी। अब इसको मैप में देख लेते हैं एक बार, तो हमारे और जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए ये है हमारा नीदरलैंड। ठीक है, यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा बेल्जियम, और साइड में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा जर्मनी। ऊपर जस्ट आप इसको देखेंगे तो आपको मिलेगा नॉर्थ सी। ठीक है, ये यहाँ पे आपके हेग में बहुत सारी कन्वर्सेशंस होती हैं, कंजर्वेशंस होते हैं। ये एम्स्टर्डम इज द वेरी फेमस प्लेस जो यहाँ पे लोकेटेड है। तो आपको बस नीदरलैंड की लोकेशन ध्यान रखनी है, बिकॉज यूपीएससी में अक्सर जो मैपिंग से क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली यही आते हैं कि वो कौन सी कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है नीदरलैंड बेल्जियम के साथ और जर्मनी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, और नॉर्थ सी कहाँ पे इसके लोकेटेड है। क्लियर, चलिए अब देखते हैं प्रीलिम्स के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो ध्यान से आपको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 2017 में पूछा था। इलेक्शन कमीशन जो है ये 5 मेंबर बॉडी है। आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन जो है मल्टी मेंबर बॉडी है। तो जो अभी हमारे लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं वो कंडक्ट कराने वाला इलेक्शन कमीशन ही है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिक्लाइन किया था इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। तो क्या यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है? लास्ट वन इज इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द स्प्लिट मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। यस, देखिए आपको पता है ये मल्टी मेंबर बॉडी है, 5 मेंबर नहीं है। तो फर्स्ट अगर हम हटा देंगे तो वी हैव लेफ्ट विद दी 3 ऑप्शन। नाउ अगर आप देखेंगे ना, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम नहीं है ये करना, नाम में ही उसका काम छुपा है। इलेक्शन कमीशन का काम ही है इलेक्शंस को कंडक्ट कराना। तो 2 भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, दैट इज 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है जितने भी डिस्प्यूट और स्प्लिट मर्जर जितनी भी हमारी रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2018 में पूछा है, देखिए क्या क्वेश्चन है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 रिप्लेस द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। जो फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसमैन इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आपकी आती है। तो आपको बताना है किसके अंदर आती है। इतनी बड़ी बॉडी तो नहीं है जिसके अंदर आती है। इसका आंसर है सिर्फ 1 ओनली, यानी कि ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द डिजिटल पेमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2018 में पूछा है, क्या पूछा है देखिए। जो भीम ऐप है ये अलाउ करता है यूजर्स को कि वो ट्रांसफर करें मनी टू एनीवन विद अ यूपीआई एनेबल बैंक अकाउंट। आप लोग आज हर जगह पे यूपीआई पेमेंट करते हैं, तो आप यूपीआई पेमेंट कैसे करते हैं? आप भीम एक पोर्टल है जिसने आपका यूपीआई दिया है, तो यूपीआई के लिए आप अपने बैंक को लिंक करते हैं, तभी तो आप पेमेंट कर पाते हैं। डायरेक्टली आपके बैंक से वो पैसा कट जाता है। तो करेक्ट है, तो ठीक है, करेक्ट हो गया। अब देखते हैं नाइदर। क्या बोल रहा है, while a chip in debit card has a 4 factor of authentication, Beam has only 2 factor of authentication. No, ऐसा नहीं है। तो ये आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा सिर्फ A, 1 ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोग के साथ डिस्कस करे कुछ